हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूँ और आज जो मैं स्वागत कर रही हूँ वो हमारे क्लास 10 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 10th में हम कर रहे हैं कोर्स ए। तो बार बार बोलती हूँ, कोर्स बी वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खफा नहीं हो, उनके लिए भी जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं। तो जैसे कि हम अभी कर रहे हैं कौन सा, कोर्स ए। तो कोर्स ए में हमारी दो बुक चलती हैं, शतज और कृतिका, और हमने शुरू करा दी है आपकी शतज बुक। क्षितिज बुक में 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर है सूरदास जी के पद और दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और प्लस प्रैक्टिस पेपर ये सभी आपने कर लिए हैं। और इवन हमने तीसरा चैप्टर आत्मकथ्य भी अच्छे से पढ़ और समझ लिया है। अब बारी आ रही है हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, यानी कि ये जो हमारी बुक है शतज, इसमें जो तीसरा अध्याय है आत्मकथ्य, इस कविता के बाद भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज लेकर आई हूँ विद सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस तो हैं, क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी हैं। तो भाई हम क्या कराएंगे, हम कराएंगे सॉल्यूशंस। आज का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जो इस अध्याय का है, यानी कि इस चैप्टर का है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको करना है बहुत अच्छे से। पढ़ लिया है हमने, समझाया, सब कुछ हमने समझाया, अच्छे से समझाया ना। आज क्वेश्चंस भी हम आपको समझा देंगे और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक क्वेश्चन पेपर, उसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पढ़िए और लिटरली लिख कर करिए। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो आप सब इतना परेशान होते हैं उस दौरान कि मैम राइटिंग स्पीड नहीं है, मिस्टेक्स हो रही है, राइटिंग नहीं बन रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो बेटा हिंदी आप लोगों को सरल रखती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब भी उसको पढ़ना पड़ता है हमें। और पढ़ने के आप ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम से हम 2 महीने पहले उठाएंगे और पढ़ लेंगे, तो वो सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हो पाती हैं। तो अब जैसे आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, सब कुछ है, लेकिन आपको ओरली एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीड होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आंसर राइटिंग आना चाहिए। तो ये सारी समस्याओं का हल आपका कहाँ होगा, इन प्रैक्टिस पेपर के ज़रिए। इसीलिए हम हर चैप्टर के बाद आपके पास प्रैक्टिस पेपर लेकर आ रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, वो भी रिटन प्रैक्टिस। ठीक है, आपको जो पेपर मिलेगा उसे आप लीजिए, सॉल्व करिए, पिक्चर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पर इसे भेज दीजिए। अब ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन करिए और उसको फिर इसका सॉल्यूशन आपको एक दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आज आपको पेपर मिल रहा है, कल नहीं तो परसों इसका सॉल्यूशन आपके पास में सॉल्यूशन वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस आत्मकथ्य के। तो आत्मकथ्य का जो बेस था मैंने आपको बता दिया कि कवि जयशंकर प्रसाद जी से उनके मित्रों ने बहुत प्रेशर दिया कि आप भी हंस जो पत्रिका है उसके जो अंक है उसके लिए आत्मकथा लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो आत्मकथा अपनी नहीं लिखना चाहते और उसकी बजाय इन्होंने इस कविता को लिखा, जिसमें वो क्यों नहीं लिखना चाहते ये रीज़न उन्होंने मना किया कि मैं नहीं लिखूंगा, और थोड़ा सा अपने जीवन का परिचय भी दिया। तो इसीलिए इसे आत्मकथ्य कहा गया। हमने पूरी कविता पढ़ ली है ना। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। अब इसको ना लिखने के उन्होंने कई कारण दिए हैं कि उनके जीवन में जो है सुख प्रसन्नता नहीं रही, इसलिए वो नहीं लिखना चाहते। अपने जीवन की दुर्बलताओं और कमजोरियों को वो नहीं बताना चाहते। ठीक है, बहुत सारे कई रीजंस दिए, तो उन्हीं रीजंस को आप पॉइंट्स में दे सकते हो। बहुत इजी तरीके से इनको पॉइंट्स में लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि, अब मैंने बताया ना उन्होंने कई रीजंस दिए हैं, तो वो क्यों बचना चाहते हैं, क्यों नहीं देना चाहते हैं।
पहला रीजन है, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। अब जब हम आत्मकथा लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे साथ अच्छा बीता, हमें सिर्फ उतना ही नहीं लिखना होता, हमारे साथ जो चीज़ें बुरी भी घटित हुई हैं, किसी ने छल कपट किया है, या हमें किसी ने धोखा दिया है, या हमने गलत किया है, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो अपनी कमियां और दुर्बलताओं को नहीं बताना चाहते, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपनी सरलता के कारण उनसे कई बार धोखा खाया है। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहते। अब क्या है, वो बहुत सीधे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, ये छल प्रपंच उनको नहीं आता है। इस कारण से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने उनको धोखा भी दिया है, उनका फायदा उठाया है। तो इस कारण से अगर वो आत्मकथा लिखेंगे तो उन्हें जो है उन लोगों के बारे में और अपनी दुर्बलताओं के बारे में, अपनी सरलता के बारे में बताना पड़ेगा। और जो है जब इनको पता चलेगा भाई इतने लोगों ने इन्हें धोखा दिया है, तो सभी उनका मजाक उड़ाएंगे। तो इस रीज़न से भी वो नहीं लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। उनके जीवन में जो उनकी, जैसे हमने जब उनका क्या कहते हैं पढ़ा था आपने जीवन परिचय, तो उनके माता पिता उन्हें बहुत ही अर्ली एज में छोड़ के चले गए। फिर जैसा कि हमने इस कविता में भी पढ़ा कि उनकी जो प्रेयसी या पत्नी रही, वो भी उनके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रही। तो उनकी जो लाइफ रही, उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पर उनके अपने उनसे बिछड़ गए। तो वो जो तकलीफ है, अगर वो आत्मकथा लिखते हैं तो उन्हें वो सारी बातें याद करनी पड़ेंगी, इसलिए भी वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि वो याद करेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, नहीं लिखना चाहते। फिर है, कभी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। तो समझ में आया, जो उनकी पर्सनल है, जैसे उनके प्रियतमा के साथ जो उनकी बहुत अच्छी लाइफ बीती, थोड़ी बीती, जो भी बीती, वो उनके निजी पल हैं, और वो उन निजी पलों को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहते। तो ये वो रीजन है जिनके कारण वो आत्मकथा को नहीं लिखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उन्होंने आखिर में ये चीज बोली है कि अभी समय भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन कई तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। क्या है, क्योंकि उनके जीवन में अभी कुछ ऐसा है नहीं जो वो उसे बयां कर सकें, या उनके जीवन में वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, या कुछ वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी मैं अपनी उन पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहता। कई रीजंस वो इस चीज़ में हम मान सकते हैं। तो इसको आप लिखोगे कैसे? देखिए क्या है, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि पहला रीजन है, कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा है, उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ है नहीं का मतलब यहाँ पर होता है कि सुख नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, इसीलिए उसे बोला गया है गागर रीति। अब जब ये नहीं है तो इसकी अपोजिट चीजें इसके लाइफ में होंगी। क्या लाइफ में होंगी? दुख है, कमियां हैं, अभाव है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली, अर्थात उसके पास में जो कुछ भी घटित हुआ है, उसकी यादें, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ से अब वो थोड़ा सा राहत पाए, यानी उन सारी चीजों को कहीं भुला पाए हैं। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता। उसके मन में जो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दबी हैं, वो उनको दोबारा याद नहीं करना चाहता है। दूसरा रीजन दिया है, कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रखे। अब हम लोग जैसे आत्मकथा लिखते हैं, जैसे बड़े बड़े कवि लिखते हैं, सब लोग कोई लिखता है, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, ताकि अगर उन्होंने प्राप्त किया है, उपलब्धियां हैं उनकी, तो जब वो आत्मकथा लिखते हैं तो जो लोग उनकी आत्मकथा को पढ़ते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है कि अरे हाँ, इस व्यक्ति ने ऐसा किया। तो अब उस आत्मकथा को लिखने में कहीं ना कहीं तो एक क्या कहते हैं स्वार्थ सिद्धि होती है कि हाँ, मैं अपनी उपलब्धियां बताऊं और दूसरे उससे प्रेरणा लें और उनको भी फायदा हो, वो भी वो सारी चीज़ें अचीव करने की कोशिश करें। तो यहाँ हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी का मानना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई उपलब्धियां प्राप्त ही नहीं करी, कुछ ऐसा है ही नहीं कि जब लोग उनकी आत्मकथा पढ़ें तो उन्हें प्रेरणा मिले। तो इस वजह से भी वो ये कहते हैं कि अभी समय भी नहीं, यानी कि अभी अपने आने वाली लाइफ में आगे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए अभी नहीं, जब वो अचीव कर लेंगे तब वो आत्मकथा लिखेंगे।
तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आश्रय है? तो सबसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाथेय यानी कि आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है। अब पथिक है, जैसे हम लोग राही, अभी तो हम लोग के पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, हम लोग एक जगह से आने जाने के लिए उन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले लोग कैसे चलते थे? पैदल चलते थे। बहुत लंबी लंबी दूरियां जो हैं वो क्या है, पैदल चलते थे। तो वो जो एक प्रेरणा होती है हमारे आगे बढ़ने की, तो वो प्रेरणा कुछ भी हो सकती है। उस लक्ष्य में तक पहुंचकर हमें कुछ अचीव होना हो, या हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज घटित हुई हो कि उसके सहारे हमारा जीवन कट रहा। तो यहाँ पर उनकी जो प्रेयसी रही वो उनके जीवन का पाथेय रही, यानी कि उनके जीवन की जो है, जीवन को आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा है, ताकि जो सुखद स्मृतियां हैं जिसको वो याद करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। मैंने बोला ना, आगे बढ़ने की जो प्रेरणा होती है, ठीक है, हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, यानी कि आगे बढ़ने का सहारा। अब यहाँ पर लिटरली भोजन से तात्पर्य नहीं है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बहुत सारी चीजों की हो सकती है, ठीक है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आश्रय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है, यानी कि उनकी प्रेयसी की जो यादें हैं उन यादों को उन्होंने जीवन का सहारा बना रखा है। कवि की प्रेयसी उनसे दूर हो गई है, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उनकी स्मृति है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहता है। जैसे एक पथिक हमने बताया कि उसके जीवन, उसके रास्ते को काटने के लिए एक सहारा होता है, प्रेरणा होती है, वो बढ़ता जाता है आगे। सहारा है भाई, भोजन है, पेट भरा है, हम ठीक है चलो। अब जैसे हम लोग होता है, हम लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, मान लो आप बाई रोड ट्रैवल करो, जैसे करो, तो आप लोग कुछ भी खाने पीने का रखते हो ना, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, या कुछ और भी स्नैक्स वगैरह रख लेते हो साथ में। हाँ चलो रास्ता कट जाएगा, तो वो हमारे रास्ते का सहारा है। उसी तरीके से हमारे जीवन का सहारा, कवि के जीवन का सहारा क्या है? उनकी प्रेयसी की वो यादें, वही उनके जीवन जीने का सहारा है कि हाँ उनके जीवन में कुछ एक चीज़ तो अच्छी हुई है, कि मतलब वो आई थी और उनका जीवन, उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया था। तो इसीलिए उन्होंने उनको पाथेय कहा है। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर हमारे सामने कुछ पंक्तियां हैं जिसका हमें भाव व्यक्त करना है, ठीक है। देखिए क्या, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। तो ये चीज इन्होंने क्या कही है, इनके जीवन में जो इनकी प्रेयसी आई उनसे है, उनके जीवन के सुख हैं जो बहुत ही क्षणिक रहे, बहुत कम समय के लिए रहे। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहा था, यानी कि उन्होंने, भाई हर कोई इंसान अपने जीवन में प्रेम के बारे में सोचता जरूर है, चाहे वो शादी से क्या कहते हैं कि उसके लाइफ में कोई तो ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसे बहुत प्रेम करेगा, या वो किसी और को प्रेम करेगा। तो ऐसा ही सपना हमारे कवि ने भी देखा था, सपने देख रहे थे, वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। जो जैसे सपने देख रहे थे वो उस तरीके का उनको अपनी रियल लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। तो वो सुख अर्थात वो प्रेम, उससे वो हमेशा वंचित रहे, वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो पाया। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। अब हम सभी के जीवन में सुख और दुख दोनों आता है, लेकिन अक्सर आप ये चीज़ देखते होंगे, अच्छा समय या अच्छी कोई चीज़ बहुत जल्दी कट जाती है, बहुत जल्दी बीत गया। दुख का समय जल्दी नहीं कटता, सुख का समय अच्छी जल्दी से बीत जाता है, दुख का समय नहीं बीतता। ये अक्सर आपने नोटिस किया होगा। इसका रीज़न क्या होता है, उस दौरान हम बहुत इंजॉय करते हैं इसलिए वो समय जल्दी बीतता है, और दुख का समय क्या होता है, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसलिए वो बहुत धीरे धीरे। जबकि टाइम पीरियड अपना अगर दोनों, मतलब 1 घंटे आपको मान लीजिए वीडियो गेम खेलने के लिए दे दिया जाए और 1 घंटे आपसे बोला जाए कि घर में कपड़े पड़े हैं इन्हें तह करो, तो वो कपड़े तह करना आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन वो 1 घंटा आपको वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोनों का टाइम पीरियड एक है, लेकिन वो 1 घंटा वीडियो गेम खेलने वाला बहुत जल्दी बीतेगा और कपड़े तय करने वाला खत्म ही नहीं होगा काम। ऐसे लगेगा पता नहीं हमने 4-6 घंटे ये काम कर लिया। तो ये वही चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है कि जिस सुख की उन्होंने कल्पना करी थी वो सुख उनके जीवन में बहुत क्षणिक आया और बहुत जल्दी चला गया, वो एक्चुअली उनको मिला ही नहीं। क्योंकि जब उनके सामने ये चीज आई थी तो वो बहुत
उन्होंने बहुत इंजॉय किया, इसलिए वो बहुत कम समय के लिए आई थी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अधिक समय तक नहीं रहता है। वही चीज़ उन्होंने बोला, हम जिसे सुख समझते हैं वो अधिक समय तक नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत जल्दी बीत जाता है और स्वप्न की तरह जल्दी समाप्त होता है। जैसे रात में है, हम कोई सपना देखते हैं, कितनी जल्दी कोई समाप्त हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर इसका ये आलिंगन में आते आते मुस्काया जो भाग गया, यानी कि हमें लग रहा था कि हाँ हमें मिल रहा है, लेकिन एकदम हमसे दूर चला गया। दूसरी पंक्ति है, जिसके अरुण कोपलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेयसी की सुंदरता के बारे में बताया है कि उनकी प्रेयसी इतनी सुंदर थी कि जो उषा काल की जो लालिमा है वो अपनी लालिमा भी मेरी प्रेमिका के गालों से ही लेती थी। तो वो सुहाग मतलब वो लालिमा। तो यहाँ पर उषा काल की सुंदरता भी किससे थी? मेरी प्रेयसी के लाल गालों की वजह से ही थी। तो देखिए, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख्य सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़ के था, अर्थात उनकी प्रेयसी जो की सुंदरता जो है वो इतनी सुंदरता थी कि उषा का समय भी इतना सुंदर प्रतीत नहीं होता था। पृष्ठ संख्या 5 है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अब उज्जवल गाथा का तात्पर्य तो मैंने जब चैप्टर भी एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मैंने बताया था कि ये एक ऐसा प्रश्न, ये लाइन है जिसपे आपको घुमा फिराकर कई तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो आ गया, देखिए पहला प्रश्न, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसके माध्यम से वो अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए उन समय का उल्लेख वो कहते हैं कि वो पल मेरे बहुत निजी हैं, बहुत ही व्यक्तिगत पल हैं, तो वो पल मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा सुख प्रदान करते हैं। तो उस पल को मैं कैसे आत्मकथा में लिख दूं? वो मेरे व्यक्तिगत पल हैं, वो मैं कैसे सबको बता दूं? ठीक है, क्योंकि वो पल उनके जीवन के सबसे सुख भरे हैं, इसीलिए उन्होंने उसे उज्जवल गाथा का नाम दिया है। कवि ये कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र है। उज्जवल गाथा मतलब हम कोई ऐसी कथा जो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो, तो उस तरीके की ही पवित्रता उनके प्रेम में थी जो उन्होंने उन रातों में बिताई थी, जो कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बन के रह गई है। तो ये जो उज्जवल गाथा है, अर्थात जो इनकी प्रेयसी के साथ इन्होंने जो समय बिताया है वो उनका बहुत ही सुखमय पल रहा, थोड़े समय के लिए रहा लेकिन सुखमय पल रहा, और उनके बचे हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी ये सुखमय पल ही उन्हें प्रदान कर रहा है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी उड़ाना नहीं चाहते। अब हमारे निजी पल हैं, जो हमारे व्यक्तिगत पल हैं, अब वो अगर हम आत्मकथा में लिखते हैं तो सबके सामने उजागर हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये ऐसे प्रेम भरी बातें तो सभी पढ़ना चाहते हैं, तो और पढ़ के मजा भी लेते हैं। तो वही चीज कह रहे हैं कि ये ऐसी बातों को मैं कैसे सबके सामने उजागर कर दूं और सब उसको पढ़ के आनंद लें और हंसी करें। अतः वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी से बांटना नहीं चाहता है, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। तो ये जो उनके निजी पल हैं, ये सिर्फ वो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, वो किसी को भी बताना नहीं चाहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि आत्मकथ्य जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी, वो छायावादी कवि रहे, तो इसलिए इसमें आपको क्या है, खड़ी बोली के अंश जरूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या विशेषताएं नीचे देखिए आके। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, खड़ी बोली इसमें है, क्योंकि ये चीज हमने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि इसमें आपको खड़ी बोली देखने को मिलेगी। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तो इसमें आप देख रहे हैं खड़ी बोली है।
ठीक है। दूसरा आते हैं, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। अब इसमें देखिए क्या है, कविता में बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कोपलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी नज सुहाग मधुमाया में। तो अब इन्होंने अपनी जो ये कविता लिखी है इसमें बहुत नए नए तरीके के बिंबों का इस्तेमाल किया। अब जैसे इसमें इन्होंने बताया, एक लाइन तो ये बता दी, जिसके अरुण कोपलों की लालिमा से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो उन्होंने ध्यान रहे। इसके अलावा आप देखिए गागर रीति, सीवन उधेड़ना, कंथा, ये कुछ नए शब्द हैं जो मोस्टली हम कविताओं में देखने को नहीं पाते हैं। ये इन्होंने बड़े नवीन बिंब प्रस्तुत किए। बिंब का तात्पर्य तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, फिर से मैं बता देती हूँ बिंब क्या होते हैं। हम शब्दों के माध्यम से जो चित्र उकेरते हैं, मान लीजिए जैसे हमने बोला कि फागुन आया, शरद आया अपनी चमकीली साइकिल में जोर जोर से घंटी बजाते हुए, ठीक है। अब फागुन क्या है, वो तो एक मास है, फागुन मास होता है, वो साइकिल तो नहीं चला सकता है, नहीं चला सकता, लेकिन यहाँ पर घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो अगर घंटी बजाई जाएगी जोर जोर से तो वो हमें कैसे सुना, हमें तो सुनाई देगी ना। तो ये क्या हुआ, श्रव्य बिंब। जो भी चित्र हमारे सामने शब्दों के माध्यम से रखा जा रहा है उसे हम, जैसे यहाँ पर हम कोमलता की बात करें तो वो हमारा स्पर्श बिंब होगा। कोई चीज़ देखने की बात करें, जैसे यहाँ लालिमा की हम बात करें तो वो क्या है, दृश्य बिंब है। कोई चीज़ कलकल करती नदी, तो यहाँ कलकल की आवाज़ जो है वो क्या है, वो श्रव्य बिंब है। बिंब का तात्पर्य होता है शब्दों के माध्यम से जो भी हम लिख रहे हैं वो चीज़ हम अपनी किन इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं। हम देखकर महसूस कर रहे हैं, हम सुनकर महसूस कर रहे हैं, हम छूकर महसूस कर रहे हैं, हम सूंघ के महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं उसको, तो वही हमारा क्या होता है, बिंब होता है। क्योंकि वो हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें, इसलिए उसको शब्द बिंब कहा जाता है। अब आ जाते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नए शब्द, प्रवंचना, विडंबना जैसे जो नए नवीन शब्द हैं उनको इन्होंने इस जगह इतनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया है कि जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें ये अटपटा नहीं लग रहा, लेकिन कविता की सुंदरता बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है और साथ ही साथ जिस अर्थ में उसे वो लिख रहे हैं वो अर्थ भी बहुत अच्छी तरीके से सामने आ रहा है। क्योंकि जब मैंने कविता समझाई थी तो आपको ये सारी चीजें देखिए एक एक अलग अलग तरीके से समझाई थी कि कैसे हम इस चीज को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। यह विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे काव्य में सुंदरता आई है। मानवीयकरण शैली का छायावाद की प्रमुख विशेषता है। मानवीयकरण मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। अब जैसे यहाँ पर मानवीयकरण क्या होता है, जो निर्जीव चीजें हैं उनको हम मानव जैसा व्यक्त कर दें। जैसे यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब मौन व्यथा का मतलब क्या होता है, मेरी तकलीफ, वो चुप है और सोई हुई है। अब ये चुप होना और सोना किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, मानव द्वारा संपन्न किया जाता है। तो मैंने क्या बोला ना, जो चीजें निर्जीव हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, उन्हें हम मानवीय लक्षणों की तरह सजीव कर दे रहे हैं। ये होता है मानवीयकरण। नया देखिए, अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, इसमें भी देखिए क्या है। फिर आ जाते हैं, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया। अब इन्होंने बहुत सारे अलंकार भी इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, खिलखिलाकर, आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इस्तेमाल है। तो देखिए आप जब हम कविता लिखते हैं तो अलंकार है, बिंब है, शब्द हैं, ये सभी कहीं ना कहीं कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और काव्य सौंदर्य का तात्पर्य यही होता है कि हम इन सारी चीजों को खोजकर निकालें और लिखें। अरुण कोपलों में रूपक अलंकार है। अरुण कोपल, कोपल मतलब क्या हो गए, कपोलों का मतलब क्या हो गया, आपके गाल हो गए। कपोल क्या होते हैं, आपके गाल होते हैं। अरुण मतलब लालिमा। अब इन दोनों को हमने क्या बता दिया, एकदम पास ला दिया, तो इसलिए ये क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। मेरी मौन अनुरागनी उषा में अनुप्रास अलंकार है।
तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना कि इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से बिंबों का, नवीन शब्दों का, आपका अलंकारों का बहुत ही प्यारा सा मिश्रण इस कविता में रखा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। यहाँ क्या दिया गया है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। उन्होंने किस सुख का स्वप्न देखा था? उन्होंने अपनी प्रियतमा के साथ अपने जीवन को बिताने का सुख देखा था। अब उसे कविता में इसी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे है, कवि ने सुख का स्वप्न देखा, उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। तो जो सुख है, मतलब वो कहते हैं उनके जीवन में, उनके जीवन का जो पाथेय है वो उनकी प्रेयसी की यादें हैं। अब जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं तो हम उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। तो वो सुख का स्वप्न क्या रहा, उनकी प्रेयसी रही, उनकी प्रेयसी जिसके साथ वो अधिक से अधिक समय बिताना चाहते थे। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। अब स्वप्न का मतलब क्या हुआ, स्वप्न तो क्या होता है, क्षणिक होता है। तो वही चीज उन्होंने बताया, स्वप्न के माध्यम से, यहाँ पर उन्होंने वो स्वप्न शब्द इस्तेमाल ही इसलिए किया है कि उनके जीवन में उनकी प्रेयसी का जो काल रहा वो बहुत ही कम समय के लिए रहा। जैसे हमारी नींद में हमारे स्वप्न का रहता है, बहुत ही कम समय के लिए रहता है। तो वही इन्होंने स्वप्न बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया अपनी प्रेयसी के काल के लिए, कि जो उनके जीवन में जितना टाइम पीरियड उनकी प्रेयसी रही है। कवि कहता है नायिका स्वप्न में उनके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहा था वो उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। यानी कि अब प्रेम है, आई वो प्रेयसी उनके पास रही लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही जल्दी उनसे दूर भी हो गई। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। यानी कि वो प्रेम, वो प्यार जो है वो हमें उनसे पास आया ही नहीं, वो उससे दूर ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो मतलब स्वप्न क्या है, स्वप्न है छलावा। स्वप्न का मतलब जानते हो ना, कि वो चीजें हम जब नींद में होते हैं तो हमें वो एक्चुअल में रियल लग रही होती हैं। ठीक है, कभी कभी देखिए ना, नींद में बहुत सारे लोग हंसने भी लगते हैं, रोने भी लगते हैं, हाथ पैर भी चलाने लगते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, चिल्लाने भी लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में नींद में जब हम सपना देखते हैं तो वो हमें रियल लगता है, लेकिन वो रियल तो होता नहीं है। आंख खुली और वो सपना गायब। यही चीज यहाँ हमारे कवि के साथ हुई। क्योंकि जितने टाइम वो प्रेयसी उनके साथ थी उन्हें लग रहा था यही इनका जीवन है और इसी के साथ वो अपना पूरा जीवन बिता देंगे, लेकिन जब असलियत से सामना हुआ तो वो उनसे दूर हो गई। इसीलिए उसे छलावा मात्र कहा गया है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 से हमारी रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो मात्र 3 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, 9 और 10। तो इनको ध्यान से देखिएगा। क्या है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब इस कविता में हमने क्या देखा, उन्होंने अपने जीवन की एक वानगी हमें दी है, यानी कि सिर्फ एक झलक दिखाई है। अब उस झलक के माध्यम से हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में क्या समझ पा रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ पा रहे हैं उन्हें हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। क्या विशेषता है? सरल और भोले हैं। प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन से जीते रहे। तो पहली विशेषता क्या निकल के आ रही है उनके जीवन की, कि वो बहुत ही सरल और भोले रहे और इसी सरलता की वजह से बहुत सारे लोगों ने उनके साथ छल किया, उनका फायदा उठाया, जब मतलब निकल गया छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना ये स्वभाव त्याग दिया हो, लेकिन वो स्वभाव उन्होंने आज भी बरकरार रखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, गंभीर और मर्यादित रहे वो। वे अपने जीवन में सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं की हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे।
तो वो ये जानते थे कि उनके जीवन में बहुत सारे लोगों ने उनका फायदा उठाया है, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया है। इस कारण से अगर वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उन्हें अपनी कमजोरियां तो लिखनी ही पड़ेंगी, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ ये धोखा किया है उन लोगों के बारे में भी लिखना पड़ेगा। इसीलिए वो आत्मकथा लिखने के लिए मना करते हैं। तो इस व्यवहार से क्या पता चलता है कि वो बहुत ही संयमी और मर्यादित व्यक्ति रहे, कि मतलब ये नहीं है कि मैं फायदा उठाने के लिए किसी और के जीवन को अपनी आत्मकथा में उजागर कर दूं, ये काम उन्होंने नहीं किया है। तीसरा है विनयशील रहे। प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है। मेरे अंदर अगर कोई खामी है तो मैं खुद स्वीकार करूंगी, तो ये क्या होगी, मेरी विनम्रता होगी। तो वही विनम्रता यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के बिहेवियर में दिखती। वो मानते हैं कि उनके अंदर कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं। तो ये क्या है, अब मैंने बोला ना, मेरी जो गलती है, मेरी जो कमजोरी है, मेरी जो वीकनेस है, अगर मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ तो वो मेरी यहाँ पर कमजोरी नहीं होगी, ये क्या होगा, ये मेरी विनयता होगी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग अपनी जो खामियां होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं, उनको छिपाने की कोशिश करते हैं। हम बोलते नहीं कि मेरे अंदर ये एक कमजोरी है। तो यही विनयशीलता हम किसके अंदर देखते हैं, हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के अंदर। प्रश्न संख्या 9 है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहोगे और क्यों? अब देखिए, ये एक सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ जैसे मैं अगर इसका आंसर करूंगी तो वो अलग होगा, आप करोगे अलग होगा, कोई और करेगा अलग होगा। तो यहाँ पर हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का इंस्पिरेशन अलग अलग होता है। तो हम अगर कोई व्यक्ति हमें बहुत आकर्षित करता है तो मैं उसकी आत्मकथा पढ़ना चाहूंगी। तो यहाँ पर आप किसी का भी अपने मन के हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन कैसे लिखोगे मैं ये बता सकती हूँ। देखिए क्या है, हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़ के हमें यह जानने मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उनका सामना किया। तो मतलब देखिए, हम क्या होता है ना, हम जो भी फील्ड लेना चाहते हैं, अब उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है तो क्या होगा, वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगा, हमें प्रेरणा प्राप्त करेगा। तो इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों का, अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप में से कोई अगर क्रिकेट के क्षेत्र में आना चाहता है तो वो सचिन तेंदुलकर के जीवनी को पढ़ना पसंद करेगा कि हाँ, उनकी लाइफ में क्या हर्डल्स रहे, किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़कर इसको जीता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो राजनीति से संबंधित भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीति में एक बहुत अच्छा मकाम हासिल किया, तो उनकी जीवनियां पढ़ना चाहेगा। तो जिस भी क्षेत्र में हैं आप, उस क्षेत्र से जुड़े लोगों की जीवनियों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, ताकि हम भी समझ सके कि इस फील्ड में किस किस तरह की परेशानियां आती हैं और उनका सामना किस तरीके से किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो ये बेबी हालदार जो है ना, इनकी आत्मकथा आप पढ़ोगे कहाँ, क्लास 11th में, जिसे हम बोलते हैं आलो आंधारी, ठीक है। आप जब इसको पढ़ोगे तो वो एक बहुत ही साधारण स्त्री रही, जो घर में काम करने वाली लेडीज होती हैं ना, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती हैं, घर संभालना, खाना बनाना, ये सारे काम वो थी। वो उन्होंने अपनी जो है आत्मकथा लिखी, जिसे हम पढ़ेंगे आगे चल के आलो आंधारी के नाम से। तो वो भी उनकी आत्मकथा जब बहुत लोगों ने पढ़ी, कि मतलब ऐसा तो नहीं था वो लेखन क्षेत्र से जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने लिखी तो बहुत अच्छी तरीके से लिखी, और आप अभी आगे पढ़ोगे भी उसके बारे में। तो आप उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप अपनी आत्मकथा लिखो तो कैसे लिखोगे?
लिखोगे। आप सभी के जीवन में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से हैं, तो आप उसे अपने अलग तरीके से लिखें, लेकिन लिखने के तरीके को मैं ज़रूर बयां कर सकती हूँ। तो देखिए कैसे लिखेंगे। मेरा नाम तवांग है, ठीक है। मैं अपनी आत्मकथा तो आपके सामने नहीं रखूंगी, तो मैंने अलग अलग से लिखा है। मैं 14 साल का हूँ। मैं देहात में अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। हमारा जीवन बड़ा ही कष्ट में है। मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। मूलभूत क्या होती है सुविधाएं? देखिए, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सारे हमारे गांव में उपलब्ध नहीं है। ना होने के कारण यहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारे गांव में बच्चों के लिए नजदीक में कोई विद्यालय ना होने के कारण हमें करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो स्कूल जाने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मुझे पढ़ाई के साथ खेत में माता पिता का हाथ भी बटाना पड़ता है। हमारा पूरा परिवार कृषि पर ही केंद्रित होने के कारण हम सभी को खेतों से भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। आजीविका का जो जरिया है वो क्या है? सिर्फ खेत है, इसलिए खेतों में ज्यादा मेहनत करेंगे तभी फसल अच्छी होगी। मैं और मेरे मित्र सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर लाते हैं, उसके पश्चात विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। रोज विद्यालय से घर के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मैं और मेरे मित्र रोज उस मंदिर में जाते हैं। हमारी रास्ते भर शरारतें चलती रहती हैं। शाम के समय विद्यालय से लौटते समय हमें जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर कर लानी पड़ती हैं और हमारे पशुओं के लिए हरा चारा भी लाना होता है। मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा और अपने माता पिता के सपनों को सच करूंगा। मेरे माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गांव के पास में अस्पताल ना होने के कारण सभी को बीमारी के समय काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूं। तो समझ में आया? तो ये एक आत्मकथ्यात्मक शैली, यानी कि जहां पर मैं शब्द का, मुझे शब्द का जो इस्तेमाल है वो करते हुए आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये एक प्रैक्टिस है, क्योंकि जब आप क्लास 11th-12th में आएंगे तो वहां पर अनुच्छेद नहीं रचनात्मक लेख आते हैं, तो वो रचनात्मक लेख भी आपके आत्मकथ्यात्मक शैली में ही लिखे जाते हैं। तो वहां पर आप कोई भी टॉपिक हो उसमें आपको खुद को शामिल जरूर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये हमने जो है अपनी एक थोड़ी सी आत्मकथा लिखने की कोशिश करी। तो यहाँ पर आप सभी अपने अपने तरीके से इस आत्मकथा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे जो हमारी बुक में दिए गए थे, उन्हीं के सॉल्यूशंस मैंने आपको कराए। अब देखिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ऑलरेडी एक लिंक डाला जा चुका है, वो है आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर का। उसे लीजिए, डाउनलोड कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके इसे टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, ठीक है। फिर 2 दिन बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। आप फिर मैच करना कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं सही है, या किस अच्छी तरीके से जो है मैं इसे कर सकता था, ठीक है। तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जहां पर आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जा रहा, आपकी प्रैक्टिस भी बराबर कराई जा रही है। ये नहीं हमने अपना काम खत्म कर दिया कि हाँ मैंने आपको समझा दिया, मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं। हम उस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर भी देते हैं और उसे आप सीरियसली लेकर सॉल्व भी करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरे सभी सब्जेक्ट्स में बराबर प्रॉपर वे से चलती रहे। तो यहाँ पर यानी कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर विद सोल्यूशन वीडियोस मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर आपको एब्सोल्युटली फ्री। तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके रखिए और अब मिलेंगे हम इसी अध्याय के प्रैक्टिस पेपर के सोल्यूशन वीडियो में, ठीक है। और फिर आप मैच करिएगा कि जो आपने किया है वो कैसा है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।